अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में अपना पावर शो दिखा रही है और खान साहब इस वक्त स्टेज पर ही मौजूद हैं। पहले ये सवाल उठाया गया कि खान साहब, जिसका एतराफ़ सदर ममलिकत भी कर चुके हैं कि वो बीच में मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल कराने की कोशिशें कर रहे हैं, और यही वजह है कि जब खान साहब पहले डी चौक पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 6 रोज़ में दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा, लेकिन उसको तकरीबन 6 माह लग गए। तो इस दौरान ये तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ शायद बातचीत के ज़रिए मामले हल कराना चाहती है, लेकिन उसका कोई हल नज़र नहीं आया। तो आज जो पावर शो दिखाने जा रही है तहरीक इंसाफ, अब उस पर ये सवालात उठ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत तो जो एक कहा जा रहा था कि बहरान में है, अहम तकर्री के हवाले से, उस बहरान से भी अगर कहा जाए तो मौजूदा हुकूमत निकल चुकी है। अब तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या होगा, क्या खान साहब आगे हिकमत अमली देंगे, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनान साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ेगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, आपसे शुरू करेंगे। जैसे मैंने जिक्र किया, आपको याद होगा कि पहले ही तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि वो तकरीबन 6 रोज़ में अपना लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन तकरीबन 6 माह लग गए। तो अभी आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास अब भी कोई कार्ड्स मौजूद हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इनके पास जो है वो कार्ड्स ऐसे पहले भी मौजूद नहीं थे और ना अब मौजूद है जिससे कोई ये बड़ी तब्दीली पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में ला सके। इन्होंने अपने आवाम को और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मोटिवेट रखने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए, और जाहिर है जो है इनकी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो था कुछ लोगों के साथ भी था, उनको भी ये खुश रखने के लिए इन्होंने जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे किए। लेकिन जो है वो आपने देखा कि पहले भी मई में भी आके चले गए, और आज भी अगर आप इमरान खान साहब की फेस रीडिंग करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आज फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे, और ऐसे जैसे कोई इंसान अंदर से टूट ना जाए उस तरह की उनके चेहरे पर तासुर ज़रूर मौजूद थे। तो उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ यही है कि इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि अंपायर की उंगली की सियासत जो है वो पाकिस्तान में उसका वक्त अब ख़त्म होता जा रहा है। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो अपने जोरे बाजू के ऊपर करना सीखे, और इधर राइट लेफ्ट देखने के बजाय अपनी आवाम में जो क्या कहते हैं जो पार्टी है उसको ज़्यादा बेहतर करें। आज देखें कि एक छोटी सी जगह है, मरी रोड, सारा पिंडी जानता है, उधर इन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए और वहाँ पे भी लोग इतने ज़्यादा नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है मेरे ख्याल में इनकी पार्टी का, और ये जो गिरती हुई इनकी मकबूलियत है उसको ये दिखा रहा है। लेकिन वो तहरीक इंसाफ तो दावा कर रही है कि राना सनाउल्लाह साहब जो लोगों को डरा रहे थे, अब वो आकर देखें कि कितने लोग हैं। तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त पावर शो है तहरीक इंसाफ का वो नाकाम है, और आप ये भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अब भी किसी की तरफ देख रही है, किसी एम्पायर की उंगली का अभी भी इंतजार कर रही है? देखिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी चेहरों के ऊपर जो तासुरात हैं उससे तो यही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह अंदर से टूटे हुए हैं, और इनको क्योंकि ज़रा 26 साल एक चीज़ की आदत पड़ी रही है, तो अब वो चीज़ अब जब नहीं होगी तो ज़रा उसकी तकलीफ तो पहुँचेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं बार बार ये बात कहते हैं कि जी घर लुट रहा था तो चौकीदार न्यूट्रल हो गया, जो है वो जो मतलब इन्होंने इस तरह की बात एक दफा नहीं बार बार की है कि जी ये न्यूट्रल तो जानवर, लेकिन वो उससे पीछे हट गए उन्होंने। अब वो इदारों पर तनकीद नहीं करते, और वो कहते भी हैं कि उनका ये मतलब भी नहीं था, वजाहत भी की है उन्होंने। चले अगर वो उनके मतलब ये नहीं था, लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो तो यही बताता है कि जब वो अंपायर की उंगली की बात करते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। लेकिन ये अगर वो उन्होंने अपने आप को भी उनसे अलहदा करने का सोच लिया है और वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर भरोसा करने समझते हैं कि बेहतर है, तो ये पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात है। मेरा ये ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहिए कि हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, बजाय इसके कि झूठे बयानिए गढ़े जाएँ, बजाय इसके इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर जो है वो बंदूक रख के चलाई जाए। अपने जो है वो जोरे बाजू के ऊपर सियासत करना ही इस मुल्क के लिए बेहतर है। तो ज़ेगम साहब, आज आप देख रहे हैं कि पिंडी में जो तहरीक इंसाफ पावर शो दिखा रही है, आप क्या समझते हैं कि आगे आपको नज़र क्या आ रहा है कि तहरीक इंसाफ
किस तरफ जा रही है? अगर मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं हो रहे और वो मुज़ाकरात से पहले ही इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं, तो आज जो तहरीक इंसाफ का एक हम कहें कि पावर शो है, तो आपको वैसे सूरत हाल किस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है? कुर्बानी साहब, आज का जो पावर शो है ये तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही अहम पावर शो है, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन उन्होंने मुल्क भर में इतने अरसे से शुरू की, इसने उसका हाईएस्ट पॉइंट होना था। अगर इमरान खान की हम मोबिलाइजेशन को देखें, दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो उनकी कामयाबी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले उनकी हुकूमत काफ़ी नामकबूल हो गई थी, वो भी नामकबूल हो गए थे और वो मुसलसल बाई इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन हार रहे थे। तो ख्याल ये था कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड रजीम का पार्ट थे और उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस वो इस्टेब्लिशमेंट पर थी और सीक्रेट सर्विसेज पर थी और वो ख़ुद भी इसको मानते हैं, तो जब वो निकलेंगे तो वो पॉपुलैरिटी उनकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और उनके साथ कोई बंदा ही नहीं निकलेगा। उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी कोर को मोबिलाइज किया, बल्कि नई सपोर्ट भी विन की और बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बाई इलेक्शन भी जीते। और इस वक्त मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि उनकी पार्टी इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी है। ये तो है पहला पार्ट। उस लिहाज से उनकी तमाम मोबिलाइजेशन को आप एक कामयाब मोबिलाइजेशन कह सकते हैं कि पॉलिटिकल तरीके से उन्होंने ऐसी कामयाबी हासिल की। अब दूसरा बात कि उनका हदफ क्या था, मैं ये समझता हूँ इस अरसे में जो उनका हदफ रहा है वो ये रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा था, जो ख़त्म हुआ और उनको बाहर किया गया, वो हाइब्रिड सिस्टम वापस लाया जाए। फ़र्क ये था कि जबकि पहले जिन लोगों को निकाला जाता था, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, वो इस्टेब्लिशमेंट को पुश करती थी कि आप आईनी हदूद में वापस जाएं, लेकिन इमरान खान मुसलसल उनको पुश करते रहे कि आप सियासत में वापस आएं और मुझे सपोर्ट करें, यानी हाइब्रिड सिस्टम को वापस लाएं। और इसको वापस लाने के लिए तो बल्कि कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख भी लेकर दें। जी देखिए, दो चीजें थी ना उसके अंदर। फिर वो कैसे चाहते थे, वो अदारों पे दबाव डाल के, एक तो ये है कि अदलिया पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी बड़ा शदीद दबाव डाल के वो दो चीज़ें ऐसी चाहते थे जिनकी वजह से उनका ख्याल है कि हाइब्रिड सिस्टम वापस आ सकता था। एक चीज़ ये थी कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वो खुद करें और उसके लिए उन्होंने कई फार्मूले पेश किए और आखिरी उनका फार्मूला ये था कि जनरल बाजवा को चले एक्सटेंशन दे दे और फौरी इलेक्शन कराएं। और उन्होंने ऐसी टाइमिंग बनाने की कोशिश की जिसमें अभी अपॉइंटमेंट ना हो, वो वापस आएँ और अपॉइंट करें। पहले तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन चाह रहे थे ताकि अभी तक इलेक्शन हो चुके होते और वो अपॉइंट कर चुके होते। जब वो नहीं हुआ तो दूसरा उनका ये था कि चलें जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन दें और आप फौरी तौर पर रिज़ाइन दे के नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो पहला हदफ तो उनका बिल्कुल ही उसमें वो नाकाम हो गए और जो हाइब्रिड सिस्टम का था उनका जो ख्वाब था वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आर्मी मिलिट्री इस बात पे बड़ी कमिटेड नज़र आ रही है कि अब हमने पीछे की तरफ नहीं जाना, कम से कम उस तरह की हाइब्रिडिटी पर नहीं जाना जिस तरह की हाइब्रिडिटी का तजर्बा 2018 के बाद किया गया था। अब दूसरी जो चीज़ उसी के साथ लिंक्ड थी वो थी इलेक्शन। ये तो खैर इमरान खान की जो सियासत है उसका एक तरीका रहा है कि वो जब भी हुकूमत से बाहर होते हैं तो मुसलसल मोबिलाइजेशन के मोड में रहते हैं और मुसलसल नए इलेक्शन मांगते रहते हैं। 2014 से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, जिस वक्त उनके पास सिर्फ 35 सीटें थी। उनकी पॉपुलैरिटी मुस्लिम लीग नवाज से तकरीबन आधी थी, उन्होंने वोट भी कम लिए थे, लेकिन उस हुकूमत को भी उन्होंने लेजिटिमेट मानने से इनकार किया और मुसलसल दबाव डाला कि नए इलेक्शन कराए जाएं। ये तो वो जब भी अपोजिशन में होंगे वो इस मोड में होंगे, मुसलसल दबाव डालेंगे, मुसलसल एक तरह की अनार्की क्रिएट करेंगे। ये उनका तर्ज सियासत है, वो ये कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब क्या इस आज की एक्टिविटी के नतीजे में उनको नए इलेक्शन मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि उस तरह का धरना बनने की उम्मीद नहीं नजर आ रही जिस तरह का धरना 2013 से शुरू हुआ था ताहिरुल कादरी साहब से। 2 धरने उन्होंने किए, आप खुद पीटीआई ने, और फिर एक चौथा धरना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने किया था, क्योंकि उसमें एक ब्लैकमेलिंग की पोजीशन बनती है कि छोटे से नंबर से भी आप किसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, कैपिटल बड़ा एक हमारा वल्नरेबल है, उसको पोजेस करके, कब्जा करके फिर हुकूमत पर दबाव डालते हैं और आप स्टेट के जो है उसको शदीद मुश्किल में डालते हैं। लेकिन उसकी एक प्री रिक्विजिट ये रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की आपको सपोर्ट हासिल हो। पिछले 4 धरनों में वही कुछ हुआ।
जिसकी जनरल बाजवा साहब इकरार कर रहे हैं, तो वो अब नहीं है। अफनान साहब, अभी आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि खान साहब क्या प्लान जो है वो कारकुनान को दे सकते हैं, या अभी जो पावर शो दिखाने जा रहे हैं उसके बाद आपकी नज़र में क्या प्लान दे सकते हैं खान साहब मुमकिन तौर पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने जो वोटर बेस है उसको मोटिवेट रखने के लिए जो है वो कोई एक शोशा जरूर छोड़ेंगे, जिसके अंदर वो कहेंगे कि जी बस इतने दिनों में ये हो जाए तो मैं यूं कर दूंगा, इतना नहीं तो उतना हो जाएगा, 6 दिन 8 दिन 20 दिन, इस तरह की कहानी जरूर होगी एट द एंड ऑफ द स्पीच। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो तल्ख हकीकत है वो इमरान खान को भी समझ में आ गई है कि उनकी चाहे अमेरिकन वो जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी थी वो कॉन्स्पिरेसी हो, या क्या कहते हैं अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पॉलिसी हो, वो चाहे अर्ली इलेक्शन कॉल करना हो, चाहे और जो उन्होंने पिछले इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करना हो, या जो और इन्होंने ख्वाहिशात पिछले 6 महीने में रखी हैं, उनमें तकरीबन 90 से 100% तक ये नाकामी हुए हैं। तो वो जो है एक चीज़ उनको अब समझ में आ गई है कि अब वैसे भी 8 महीने 9 महीने की हुकूमत रह गई है, अगस्त में अगले साल हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके अंदर इनके पास ना इतना टाइम है, और ज़ाहिर है कुछ महीनों बाद तो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट कर देंगी। मार्च तक मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन मोड में चली जाएंगी। तो जो इनका जो एजेंडा था जो इन्होंने सेट किया था, वो जो है एजेंडा तो बुरी तरह फेल हो गया है। और मेरा ये भी ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में जब कैंपेन मोड में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी, तो फिर जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो भी चेंज होगा पाकिस्तान का। अभी सिर्फ एक पार्टी कैंपेनिंग कर रही है, उस वक्त तमाम पार्टियां जब कैंपेन कर रही होंगी तो ज़ाहिर है जो आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो भी चेंज होगा। तो इमरान खान साहब कोशिश पूरी करेंगे कि वो अपने जो वोटर बेस है उसको मोटिवेट रखें और इंटैक्ट रखें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में उसमें मजीद डंड पड़ेंगे। जैसे आप देख चुके हैं कि जो साइफर वाली कहानी थी वो तो उसका जो ड्रॉप सीन हुआ है वो सारे पाकिस्तान ने देखा है। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने जो मामलात करने की कोशिश की वो भी सबके सामने है, और जो करप्शन के इनके केसेस हैं वो भी आहिस्ता तोशा खाना के हो गए हैं। जो वो जो हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला है, 50 अरब रुपए जो है अल-कादिर यूनिवर्सिटी वाला मामला है, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में भी इनको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये मैं ये समझता हूँ। आपकी नज़र में मौजूदा जो सूरत हाल है या जो पावर शो है वो धरने की तरफ नहीं जा सकता, या आगे जो 8 माह रह भी गए हैं उसके दौरान भी आप समझते हैं कि खान साहब धरने की तरफ नहीं जा सकते? देखिए, अगर कोई धरना होगा भी, अगर वैसे तो अव्वल तो ये नहीं देंगे धरना, लेकिन अगर फर्ज करें इन्होंने कोई दिया भी तो वो ऐसी कोई पार्ट टाइम किस्म का होगा कि हर 2 हफ्ते बाद एक जलसा हो जाएगा और उसको ये कह देंगे जी ये लॉन्ग मार्च है, और वो उससे कभी खिताब कर लिया करेंगे रिमोटली, कभी नहीं करेंगे। तो ये मोर और लेस ये इनसिग्निफिकेंट सी कोई अब मोमेंट रह जाएगी। और जो मेरा ख्याल है ज़्यादा रिसोर्सेज भी ये अपने मूव करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्शन कैंपेन, बजाय इसके कि अपने आप को पहले एग्जॉस्ट करें। लेकिन मुझे इसके अलावा और इनके पास ऑप्शन कोई नज़र आ भी नहीं रहा। तो ज़ैगम साहब, अभी आपने देखा कि जैसे हमने अहम तकरीरी का जिक्र किया, उसके बाद काफ़ी जो दबाव है वो हुकूमत के ऊपर से ख़त्म होता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन आपकी नज़र में ये जो एक सियासी तनाव है उसको कैसे कम किया जाए? राना सनाउल्लाह साहब को हमने देखा, उन्होंने कहा कि खान साहब सियासी जमातों से ही बात करें और उन्हीं के ज़रिए ही मामलात और डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। तो आप समझते हैं कि यही एक वाहिद रास्ता है खान साहब के पास? देखिए, ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की जमहूरियत के पास। और पाकिस्तान का मसला जो 75 साल से रहा है कि पाकिस्तान की वैसे तो पूरी रूलिंग एलीट जो है, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट आपस में कोई रूल्स ऑफ द गेम्स नहीं तय कर सकी। इसी वजह से जमहूरियत कमज़ोर रही, और इसी वजह से तीसरी कुव्वत को हमेशा मौका मिलता रहा कि वो सियासत में मुदाखलत करे। पाकिस्तान में 2006 एक बहुत अहम पॉइंट था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से हट के जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर सेट किया, जिसके नतीजे में 10 साल तक आपको एटलीस्ट 2014 तक आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आई। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उसको मानने से इनकार किया बल्कि कोई और मुतबादिल भी पेश नहीं किया। इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि खान साहब अगर अपोजिशन में हो तो हुकूमत को नहीं मानते, हुकूमत में हो तो अपोजिशन को लेजिटिमेट नहीं मानते। वो तमाम दूसरी कुव्वतों को चोर और डाकू कहते हैं और उनको अपने साथ इक्वल प्लेयर्स नहीं मान सकते। तो जब तक उनका रवैया नहीं बदलता, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की दूसरी पार्टियां कुछ कर सकती हैं। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी सॉलिड रीज़न मौजूद है
कि अपने वो उस तर्ज सियासत को बदलें जिस तर्ज सियासत का उन्होंने अब तक इतना फ़ायदा उठाया। अफनान साहब, एक ये भी सवाल उठता है, आप देखें कि पार्लिमान के अंदर हों या पार्लिमान के बाहर, कि वो कहते हैं कि पहले बिलावल साहब ने महंगाई मार्च निकाला, आप वज़न दो की बात करते थे, आप जीटी रोड से आपने एक तहरीक चलाई, लेकिन अभी ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या JUI के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब अपने बयानिए से पीछे हट रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त खान साहब का बयानिया जो है वो मकबूल है और आपको हुकूमत नहीं बल्कि बयानिए के ज़रिए ही खान साहब को जवाब देना होगा? देखिए, इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बैक एंड फोर्थ होता गया टाइम एंड अगेन। उन्होंने साइफर वाली कहानी गढ़ी, वो उसमें वापस हो गए। उन्होंने बेतहाशा इल्ज़ामात लगा दिए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब वो आप देखिएगा, अब जो ऑलरेडी आपने देख भी लिया, अभी आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि ये कहेंगे कि नहीं जी हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वो मतलब नहीं था, या वो फलाने आदमी थे, बाकी सारा नहीं है। लेकिन पहले ये जो कुछ कहते रहे हैं आपके सामने, सारे कौम के सामने। लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये मैं मानता हूँ कि फिर भी झूठा जैसा भी इनका बयानिया है, ये बेचते हैं अपने माल को, क्योंकि इन्होंने एक नया तर्ज हुकूमत निकाला है जो आज से पहले मैंने तो नहीं सुना पाकिस्तान की तारीख में। और वो ये है कि आपको क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट्स करने की, मोटरवेज बनाने की, डैम बनाने की, रेल रोड बनाने की। आप सोशल मीडिया पे झूठ बोल दोगे हमने ये सारा काम किया है और बस ठीक है, और आप वो क्रेडिट भी ले लो जो आपका नहीं है। आप जो है वो दूसरों के लगाए हुए प्रोजेक्ट्स को कह दोगे हमने लगाए हैं। इनके जो कल्ट फॉलोइंग है वो कहेगी हाँ जी बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। तो ये एक पॉपुलर लीडर का एक इन्होंने एक इन्होंने नया फ्रॉड निकाल के लेके आए हैं, और उसमें ये बड़े हद तक कामयाब है। ये इसमें ये मैं मानता हूँ, क्या कहते हैं कि ये उसको ये बेचने में बहुत जबरदस्त। तो इससे आपको नुकसान नहीं है अफनान साहब? बहुत नुकसान है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जब हम इलेक्शन कैंपेन मोड में जाएंगे तो हम अपने बयानिए को भी वापस लेके आएंगे। हम किसी हद तक इस पोजीशन में भी आ चुके होंगे कि महंगाई के मामले को हम कंट्रोल कर सकें, और हम जो है वो जो है काउंटर करेंगे अपने नैरेटिव के साथ इनके नैरेटिव को। और इंशाल्लाह जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे पाकिस्तान, तो फिर जो डायनामिक्स हैं वो तब्दील होंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के। तो वो ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बैंक कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इसको, हमने पहले भी ये तमाम मामलात को पलटाया, आइंदा भी आने वाले वक्तों में हम इसको पलटा लेंगे। लेकिन अफनान साहब, अगर आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि आपसे कानून साजी से मुतलिक तो सवालात होंगे ही, लेकिन सबसे पहले सवाल महंगाई का हो गया, आपके कर्ज़ों से मुतलिक सवालात होंगे, मुआशी सूरत हाल से मुतलिक सवालात होंगे। तो आप समझते हैं कि आप तहरीक इंसाफ का जो एक बयानिया है उसको काउंटर कर सकेंगे, आप अगर PDM मिलकर भी करें तो? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम बड़ा सक्सेसफुली इनके बयानिए को काउंटर कर सकते हैं। जो है जब हम इलेक्शन कैंपेन मोड में जाएंगे तब हमने देखें PTI को इतनी RTS बिठाने के बावजूद, हमारे क्या कहते हैं लोगों को तोड़ने के बावजूद, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया इन्होंने। ना मियां साहब कर रहे थे कैंपेन, ना मरियम नवाज साहबा कर रही थी कैंपेन। उसके बावजूद भी इनको RTS बिठा के रिजल्ट चेंज करने पड़े, तब जाके इमरान खान के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बने, वरना सबसे बड़ी पार्टी भी ना बनते। तो ये जो है ये सब कुछ जो है 2018 में सारी दुनिया ने देखा। तो अब तो हालात जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव होने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, जो नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर है फिर हम उन हालात से तो बहुत बेहतर हालात हैं, तो इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर होगी, और हम अपने वोटर को और सपोर्टर को दोबारा से मोटिवेट करके निकाल भी लेंगे। अफनान साहब, आपकी नज़र में अब ये सारा जो सियासी तनाव है, इसका हल आपकी नज़र में क्या है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तहरीक इंसाफ से बातचीत करनी चाहिए, जैसे आपने कमेटी बनाई थी वज़ीर आज़म साहब ने, हमें उसका कोई इजलास नज़र नहीं आया, या उन्होंने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया हो, ऐसी कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई। तो आप हुकूमत में भी हैं, तहरीक इंसाफ से आप उनको इंगेज कर रहे हैं, या आपकी नज़र में वे फॉरवर्ड फिर क्या होगा? देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हमने इनको ऑफर की जब हम अपोजिशन में थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, इन्होंने उसको ठुकरा दिया। जब गवर्नमेंट आई हमने फिर इनको ऑफर की चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, इन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। फिर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दोनों की पेशकश की, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत अब पिछले 6 महीने में सिविल सुप्रीमेसी और इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर इनको थोड़ा समझ में आया है। पहले तो ये समझते थे कि चार्टर ऑफ डकैती है, मगर ये पिछले 6 महीने में थोड़ा इनका जो है ऐसा मामला हुआ है कि इनको भी समझ में आया कि ये भी एक चीज़ है। तो हम तो, और कमेटी भी हमने बनाई भी है,
तो हम सियासी लोग हैं, हम तो हाँ बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बातचीत ये की कोई प्री कंडीशन नहीं हो सकती, और बातचीत इस पे भी नहीं हो सकती कि इमरान खान को वजीर आजम कैसे बनाना है, इमरान खान को इलेक्शन कैसे जितवाना है, बिल्कुल पीटीआई के मसाइल बिल्कुल कैसे हल करने। ये तो हमारा या ना पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है ना, ये तो जी अवाम के इशू पे बात हम कर सकते हैं। ठीक ठीक है नाजरीन, सेनेटर अफरानुल्लाह और जैगम खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी सीनियर तजियाकार रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च और जो खान साहब की तकरीर है उसी पर ही हम बात करेंगे रज़ा रूमी साहब से। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब। अभी आपने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी बातचीत सुनी और जो रावलपिंडी में उन्होंने पावर शो दिखाया है, आपकी नज़र में अब तहरीक इंसाफ के पास आप समझते हैं कि उनका बयानिया वही है जो गुज़िश्ता तकरीबन 7 महीनों से है, या आपको उस बयानिए में कोई लचक नज़र आ रही है, या आपको ये भी नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने भी की जो क़यादत है उसने भी लचक दिखाई है इस सारे मामले पर? शुक्रिया। देखिए, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया उसमें तो ऑलरेडी काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अगर आपने देखा हो को पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में इमरान खान साहब ने अपने जो 2 अहम पिलर्स थे, जो उनके सतून थे उस बयानिए के, पहली ये कि एक अमरीकी साजिश, बैरूनी साजिश जो है वो लोकल गद्दारों के साथ मिलकर उनको हुकूमत से निकाला गया, उससे भी वो पीछे हट गए। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि वो इस मामले को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा, उन्होंने ये भी अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि चलिए मान लिया, ये उनके अल्फाज हैं, चलिए मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन उन्होंने रोकी भी नहीं। तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो है वो अपना जो पहले वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे वहां से भी थोड़ा पीछे हटे हैं। तो गोया कि वो खुद भी एहसास कर रहे हैं कि वो बहुत आगे निकल गई थी उनकी बात, और उनकी आगे बात निकलने का मकसद ये है कि फिर वो चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचती हैं। तो अब वो उससे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं और कुछ ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि जहां पर वो कुछ आवाम को दे भी सकें कोई पॉपुलिस्ट नारा वगैरह, लेकिन साथ में वो ये जो है इस बयानिए को भी अब तब्दील करें। जी बिल्कुल तब्दीली आ रही है और मजीद आएगी। तो लेकिन रूमी साहब, अगर वैसे देखें तो यही सवाल हमने हुकूमत के सामने भी रखा था कि आप देखें बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला, उसके बाद मरियम साहिबा के जो जलसे हुआ करते थे, जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो। अब ये भी तासुर दिया जाता है कि फिर पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUIF हो, पूरी PDM, उनका जो बयानिया था वो खुद बयानिए से पीछे हट गए हैं। तो अगर रूमी साहब ये इलेक्शन मुहिम में जाते हैं तो खान साहब का एक नैरेटिव आप भी समझते हैं कि एक फॉलोइंग तो है, उनका बयानिया हमें कामयाब भी होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं होगा खान साहब के उस बयानिए को काउंटर करने के लिए? जी देखिए, बात यह कि हुकूमत का तो ऑलरेडी बड़ा मसला बना हुआ है। जैसे आपने वोट को इज्जत दो की बात की है या दीगर भी जो बातें की, देखिए मसला ये है कि अवामी सतह के ऊपर सियासतदान जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन लेते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं। खसूसन ये हमने देखा है कि माजी करीब में तो ये बहुत शदीद मसला हो गया है। और फिर वो असल में वो जो प्रेशर इसलिए नहीं होता कि आप उसमें कोई तब्दीलियां ले आए मुल्क के निज़ाम में, सिस्टम में, इदारों के काम करने में, बल्कि वो प्रेशर की एक टैक्टिक होता है कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ माइल या कायल किया जाए। और जब वो हो जाता है मामला पूरा, जैसे कि अप्रैल में ये हो गया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तरीके अदम एतमाद के जरिए कामयाब होने के बाद पावर में आ गए, तो फिर पूरी की पूरी जो PDM की जमातें और नून लीग जो है वो बिल्कुल फर्क हो, उनकी जो पुरानी लाइन थी उन्होंने तर्क कर दी। और वो आपके सामने उसका उन्हें नुकसान भी हुआ है, क्योंकि अब आज के ज़माने में लोग भी इतने बेखबर और इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये देख ना सकें कि ये सारी जो गुफ्तगू थी ये क्यों की जाती थी। और यही सूरत हाल इमरान खान साहब की। आपको पता है कि वो 3 साल तो 3.5 पौने 4 साल 1 पेज का जिक्र करते थकते नहीं थे। वो जनरल बाजवा को सबसे ज्यादा जमहूरी आर्मी चीफ करार दे चुके हैं। वो ये भी कह चुके थे कि जी कोई बात नहीं, अगर ISI मेरे फोन टेप करती है इसलिए कि मैं ईमानदार हूं, तो उनका काम है मेरी हिफाजत करना। ये आलम था। और फिर आपने देखा कि उसके बाद PTI खुद जो है वो फोन टेपिंग के खिलाफ अदालतों में भी गई, उसके ऊपर खूब शोर शराबा किया,
जब ऑडियो लीक्स आना शुरू हो गई कि कौन कर रहा है इसको वगैरह वगैरह, तो ऑपोजिशन में आके उनका मौकफ बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। और ये एक बहुत संजीदा मसला है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो आपस में बैठ के पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करते, कोई तरीकाकार नहीं निकालते जिससे के जरिए सिविलियन इदारे बेहतर काम करें। उल्टा वो जाके इस्टेब्लिशमेंट की फेवर के लिए वो बूट पॉलिश लेकर पहुंच जाते हैं, कहते हैं जी आइए मैं हाजिर हूँ, मुझसे करवाइए बूट पॉलिश, इसको तो बाहर निकाले मेरे मुखालिफ को। ये अभी से नहीं, बड़ी पुरानी गेम चल रही है, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है। पे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा है कि आपको कहीं और से नहीं बल्कि सियासी जमातों से बात करने से ही मसले का कोई हल निकलेगा और डेडलॉक खत्म होगा। जी, देखिए उन्होंने तो ये बात कही है, लेकिन राना सनाउल्लाह एक साथ वो कहते हैं डायलॉग, उससे पहले देखे ना वो धमकाते भी हैं। मसलन लॉन्ग मार्च से पहले जो उन्होंने जिस तरह की बातें कही वो भी मैं समझता हूँ मुनासिब बातें नहीं थी, जो धमकियां देने की। या फिर वो और भी नून लीग के लोग कहते रहे कुचल देना चाहिए। ये रविश तर्क होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं, अगर आपने लॉ एनफोर्स भी करना है, आपने अपना सख्त पोस्चरिंग भी करनी है, तो फिर आपको इस तरह की जो जबान होती है, जो इन्फ्लेमेटरी होती है, अंग्रेजी में से कहते हैं, जो भड़काती है जज्बात को और गुस्सा दिलवाती है मुखालिफिन को, तो उससे गुरेज करना चाहिए। यही मसला है। अब खान साहब को भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आज के जलसे के बाद खान साहब को, और जो अब तब्दीलियां रूनुमा हो गई हैं GHQ में, उसके बाद खान साहब को पार्लियामेंट में आना चाहिए। और अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है जमहूरियत में, जल्दी इंतखाबात में, तो हुकूमत के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। ये बाहर जाकर और लॉन्ग मार्च से किसी के जरिए धमकाने से तो कुछ हासिल नहीं हुआ। पहले भी नहीं हुआ था 2014 में, इस बार भी नहीं हुआ। आपने देखा कि फिजल आउट हो गई अब तो मार्च। अब तो आज का जलसा है, ठीक है, वो तो चलते रहेंगे। जी रूमी साहब, लेकिन अभी एक अहम अपॉइंटमेंट जिस पर खान साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला। और आपको याद होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि डायरेक्ट वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेते हैं। तो अगर वो हुकूमत के साथ बैठते भी हैं तो हुकूमत के लिए भी ये चैलेंज होगा ना कि खान साहब अगर वो ये मुतालबा सामने रख दें कि अब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील कर दें 2023 के इलेक्शन से पहले। देखिए, पहली तो ये बात है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किए थे। फिर वो यू टर्न्स वाली बात है ना, अगर आप उनके बयान देख लें, खान साहब, उनकी पूरी पार्टी इनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। अब उन्होंने जब उनका झगड़ा हो गया एस्टेब्लिशमेंट से, तो अब आके उन्होंने कहा कि जी ये तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था इनको रख लें, मैंने तो फैसला ही नहीं किया। कोई फैसला उन्होंने हर चीज की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। दूसरी बात ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कॉन्डक्ट है वो आपके सामने है कि जितने अभी तक ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वो बिल्कुल फेयर हुए और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जीते हैं। पीटीआई जीती है जी। अगर इलेक्शन कमीशन जो गड़बड़ कर रहा होता तो वो पीटीआई जीत ना पाती। जैसे ढस्का में पीटीआई ने कोशिश की थी धांधली की, लेकिन वहां भी इलेक्शन कमिश्नर ने, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में दोबारा इंतखाबात कराया। और यही हमारी तवक्को है कि पाकिस्तान का जो कमीशन हो वो शफाफ हो और मजबूत हो। लेकिन अभी ये जो वैसे रजा रूमी साहब, अगर शॉर्ट एक आप ये सवाल ले लें कि अब आपकी नज़र में खान साहब के पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वे फॉरवर्ड अगर हम कहें तो वो आपकी नज़र में फिर क्या होगा? जी, वे फॉरवर्ड जब मैंने पहले अर्ज किया, उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो ये कि उनकी पार्टी पार्लियामेंट में पहुंचे, वापस पार्लियामानी कार्रवाई का हिस्सा बने। ये जो, अगर आप ये समझ ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है, आगे चल के निगरान हुकूमत बननी है, अब उसमें उन तमाम अमूर के ऊपर आइन बड़ा वाज़ेह है, उसमें आपको अपोजिशन की मुशावरत से ही वो काम होता है। और अगर खान साहब पार्लियामेंट में नहीं होंगे फिर राजा रियाज साहब उनके बिहाफ के ऊपर हुकूमत के साथ नेगोशिएट करेंगे। खान साहब को खुद सोचना चाहिए। ठीक है ना जी, ये बात है। ठीक है रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। जी नाज़रीन, रजा रूमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका ये कहना है कि अभी तहरीक इंसाफ ने पिंडी में पावर शो भी दिखा दिया, उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन है कि वो पार्लियामान में अंदर जाए, हुकूमत के साथ बातचीत करे और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में बैठ कर इस मसले का हल निकालें। और यही एक वाहिद रास्ता है सियासी तनाव में कमी का। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।